नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कॉर्पोरेट सेंट्रल में। मैं हूं संदीप ग्रोवर। इस शो में हम आपको कॉर्पोरेट जगत की दिन भर की बड़ी खबरों के बारे में बताते हैं। इसके अलावा कुछ दमदार स्टॉक्स पर भी फोकस करते हैं, उसकी वजह भी आपको बताते हैं और शो के आखिर में उन ट्रिगर्स पर फोकस करते हैं जिन पर बाजार की नजर रहती है। तो चलिए कॉर्पोरेट से जुड़ी खबरों के साथ शुरू करते हैं आज के एपिसोड की। पहली खबर, देश की सबसे मूल्यवान कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी आरआईएल को लेकर सोमवार को 3 अपडेट आए हैं। पहला ये कि आरआईएल और उसकी पार्टनर बीपी ने केजी-D6 ब्लॉक्स में एमजे फील्ड में नियमित उत्पादन शुरू होने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि एमजे फील्ड पूर्वी तट से दूर केजी-D6 ब्लॉक में खोजों का तीसरा और आखिरी खंड है। रिलायंस इंडस्ट्रीज और बीपी इस पर मिलकर काम कर रहे थे। दूसरा अपडेट ये है कि रिलायंस रिटेल और नायका महिलाओं के इनरवेयर मार्केट पर कब्जा जमाने को लेकर आमने सामने आ गए हैं। आपको बता दें कि अप्रैल में रिलायंस रिटेल ने नायका का मुकाबला करने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन ब्यूटी डेस्टिनेशन टीरा के साथ ब्यूटी रिटेल क्षेत्र में कदम रखा था। तीसरा अपडेट यह है कि मार्केट रेगुलेटर सेबी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज की सहायक कंपनी रिलायंस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड यानी आरएसआईएल को 2017 में लंबी अवधि के निफ्टी ऑप्शन में ट्रेडिंग के दौरान मैनिपुलेशन का दोषी ठहराया है। सेबी ने इसके लिए रिलायंस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट लिमिटेड पर 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। सेबी ने कहा है कि जुर्माने की राशि का भुगतान इस आदेश के जारी होने के 45 दिन के अंदर जमा करना होगा। दूसरी खबर, एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए की ओर से 4 से 6 जुलाई तक दिल्ली और मुंबई में गो फर्स्ट की इकाइयों का ऑडिट किया जाएगा। डीजीसीए की ओर से उड़ानों को दोबारा शुरू करने से जुड़ी तैयारियों का भौतिक सत्यापन यानी फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाएगा। आपको बता दें कि कंपनी की उड़ानों को फिर से शुरू करने के लिए रेजोल्यूशन प्रोफेशनल यानी आरपी ने डीजीसीए को रिवाइवल प्लान सौंपा था। कर्जदाताओं की समिति यानी सीओसी की ओर से इस रिवाइवल प्लान को मंजूरी भी मिल चुकी है। डीजीसीए को सौंपे गए रिवाइवल प्लान के मुताबिक गो फर्स्ट ने 22 विमानों के साथ जल्द से जल्द उड़ानों को शुरू करने का प्रस्ताव दिया है। गो फर्स्ट की उड़ानें 3 मई से बंद पड़ी हैं। फिलहाल इस पर एयरलाइन ने 6 जुलाई तक उड़ानों को स्थगित रखने की घोषणा की है। तीसरी खबर, अनिल अग्रवाल के नेतृत्व वाली मेटल एंड माइनिंग कंपनी वेदांता को लेकर सोमवार को 2 बड़ी खबरें आई हैं। पहली खबर यह है कि वेदांता ने अपनी स्टील और स्टील से कच्चा माल बनाने के कारोबार की रणनीतिक समीक्षा को शुरू कर दिया है। वेदांता ने स्टॉक एक्सचेंजों को दी गई जानकारी में कहा है कि कंपनी की ओर से स्टील और स्टील बनाने वाले कच्चे माल के कारोबार का स्ट्रेटेजिक रिव्यू शुरू किया जाएगा। इस रिव्यू में बिजनेस को बेचने का विकल्प भी शामिल है। कंपनी की ओर से इस रिव्यू में मदद के लिए सलाहकारों को भी नियुक्त किया गया है। कंपनी का कहना है कि समीक्षा को तुरंत शुरू किया जाएगा। दूसरी खबर यह है कि सेबी ने वेदांता लिमिटेड पर 30 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया है। लिस्टिंग और डिस्क्लोजर नियमों के उल्लंघन को लेकर कंपनी के ऊपर यह जुर्माना लगाया गया है। दरअसल ये मामला वेदांता फॉक्सकॉन जेवी से जुड़ा है, जिसमें कंपनी ने पहले ये कहा था कि ये कारोबार लंदन की पेरेंट कंपनी के जरिए होगा, लेकिन बाद में गुजरात सरकार से रियायतों से जुड़े करार में वेदांता ने ही करार किया था। सेबी के मुताबिक पहले हुई घोषणा से कंपनी के शेयरों पर काफी असर हुआ था, जो कि लिस्टिंग और खुलासे से जुड़े नियमों का उल्लंघन है। चौथी खबर, मार्केट रेगुलेटर सेबी ने डिस्क्लोजर नियमों में उल्लंघन के लिए जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस लिमिटेड यानी जील की प्रमोटर कंपनी सिक्वेटर मीडिया सर्विसेज के ऊपर जुर्माना लगाया है। सिक्वेटर मीडिया सर्विसेज पर 4 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। ये जुर्माना जील के शेयरों से जुड़े कुछ सौदों के संबंध में पर्याप्त खुलासा न किए जाने की वजह से लगाया गया है। आपको बता दें कि सेबी ने 1 जनवरी से 26 दिसंबर 2019 की अवधि के दौरान इनसाइडर ट्रेडिंग के उल्लंघन का पता लगाने के लिए जील के शेयरों में ट्रेडिंग की जांच की थी। सेबी ने शुक्रवार को पारित अपने आदेश में कहा है कि यह देखा गया है कि प्रमोटर होने की वजह से सिक्वेटर मीडिया सर्विसेज ने जील के संबंध में डिस्क्लोजर देने में देरी की थी। पांचवी खबर, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक ने 10,000 से ज्यादा अकाउंट से जुड़े तकरीबन 2700 करोड़ रुपए की नगद जमा से संबंधित वित्तीय लेन देन यानी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस या एसएफटी के विवरण को जमा नहीं किया है। आयकर विभाग ने इसकी जानकारी साझा की है। आयकर विभाग का कहना है कि वेरिफिकेशन के दौरान क्रेडिट कार्ड के भुगतान में कुछ डिस्क्रिपेंसीज यानी विसंगतियां मिली थी। इसमें कुल 110 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन, 200 करोड़ रुपए से ज्यादा के डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन और 600 करोड़ रुपए से ज्यादा के शेयर जारी किए जाना शामिल था। आपको बता दें कि बैंक को एसएफटी ट्रांजैक्शन की सूचना समय समय पर आयकर विभाग से साझा करनी होती है। छठी खबर, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एडटेक स्टार्टअप बायजूस की पेरेंट कंपनी थिंक एंड लर्न की सब्सिडरी कंपनी आकाश में हिस्सा बेचकर पूंजी जुटाने की योजना है। आपको याद होगा कि अगले साल के मध्य तक इस कंपनी ने आकाश एजुकेशन का आईपीओ लाने की घोषणा की थी, पर एक रिपोर्ट के अनुसार अब ये कंपनी ने आकाश का 20% हिस्सा बेचने की योजना बनाई है। थिंक एंड लर्न की फिलहाल आकाश में 70% हिस्सेदारी है। हालांकि कंपनी ने इस खबर की पुष्टि नहीं की है, पर यह खबर उस समय आई है जब बायजूस की अपने निवेशकों से करीब
1 अरब डॉलर की रकम जुटाने की सुगबुगाहट है। आपको बता दें कि बायजूस ने आकाश एजुकेशन को 2021 में 94 करोड़ डॉलर की रकम में खरीदा था। सातवीं खबर, 2023 के पहले 6 महीने में भी स्टार्टअप्स की फंडिंग को लेकर कोई अच्छी खबर या संकेत नहीं मिल रहे हैं। 2023 की पहली छमाही में स्टार्टअप्स को कुल 5.5 अरब डॉलर की फंडिंग मिली है, जो कि पिछले साल की तुलना में 72% कम है। पिछले साल की समान अवधि में स्टार्टअप्स को कुल 19.5 अरब डॉलर की फंडिंग मिली थी। इस साल अब तक कुल 549 राउंड्स की फंडिंग हुई है, जबकि पिछले साल की समान अवधि में फंडिंग के 1576 राउंड्स पूरे किए गए थे। 2022 की दूसरी छमाही की तुलना में भी कुल फंडिंग का आंकड़ा 23% कम है, क्योंकि वित्त साल 2022 की दूसरी छमाही में स्टार्टअप्स ने कुल 941 राउंड्स के जरिए 7.1 अरब डॉलर की पूंजी हासिल की थी। इसके अलावा जहां 2022 की पहली छमाही में 19 नए स्टार्टअप्स ने यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल किया था, जबकि इस साल की पहली छमाही में अब तक एक भी स्टार्टअप ने यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल नहीं किया है। चलिए, तो कॉर्पोरेट से जुड़ी दिन भर की पूरी खबरें आपको पता चल गई होंगी। अब बात करते हैं मार्केट्स की और कुछ ऐसे शेयरों पर फोकस करते हैं जिनमें आज दमदार एक्शन देखने को मिला और उसके पीछे की वजह भी समझ लेते हैं। 3 दिन से लगातार मार्केट रिकॉर्ड हाई बना रहा है। कुछ स्टॉक्स जिनमें एक्शन देखने को मिला, उसमें पहली खबर थी गुजरात गैस से जुड़ी। गैस डिस्ट्रीब्यूशन कारोबार से जुड़ी देश की सबसे बड़ी कंपनी गुजरात गैस के शेयर में सोमवार 3 जुलाई को 6% तक का उछाल देखने को मिला। दिन के दौरान शेयर ने 492 रुपए की ऊंचाई को छुआ और क्लोजिंग करीब 2.25% की मजबूती के साथ हुई। दरअसल इस तेजी के पीछे वजह है प्रोपेन की इंपोर्ट ड्यूटी में बढ़ोतरी। सरकार ने प्रोपेन पर इंपोर्ट ड्यूटी को 3.25% से बढ़ाकर 19.25% कर दिया है। इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने से गुजरात के मोरबी इलाके में प्रोपेन की कीमतों में करीब 5 से 6 रुपए प्रति SCM यानी स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर की बढ़ोतरी होने का अनुमान लगाया जा रहा है। सबसे अहम बात यह है कि इस प्राइस हाइक से प्रोपेन का कॉस्ट एडवांटेज खत्म हो जाएगा, जो कि ग्राहक गुजरात गैस की PNG के खिलाफ इस्तेमाल करते थे। इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने से पहले प्रोपेन की कीमत 32 से 33 रुपए प्रति SCM थी, जबकि गुजरात गैस की PNG की कीमत 38 रुपए 60 पैसे प्रति SCM थी। आपको बता दें कि गुजरात गैस के करीब 14,000 कमर्शियल इंडस्ट्रियल ग्राहक हैं, जिसमें से ज़्यादातर गुजरात के मोरबी इलाके में ही हैं और इस कदम से कंपनी के वॉल्यूम में इजाफा होने की उम्मीद है। सरकार ने यह फैसला अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रोपेन की कीमतों में कमी और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों की मांग पर लिया है, जिन्होंने नेचुरल गैस और प्रोपेन के टैक्सेशन के अंतर को एड्रेस करने की गुजारिश की थी। एंटीक स्टॉक ब्रोकिंग का नेचुरल गैस पर वैट लागू होता है, जिस वजह से ग्राहक इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं क्लेम कर पाते, जबकि प्रोपेन और ब्यूटेन GST के दायरे में आती हैं, जिससे ITC का फायदा मिल जाता है। दूसरी खबर, टायर उत्पादन से जुड़ी देश की सबसे बड़ी कंपनी अपोलो टायर्स के शेयर में सोमवार को 2.5% तक की गिरावट देखने को मिली। एक समय शेयर 396 रुपए तक भी लुढ़क गया था। हालांकि क्लोजिंग 2.25% की कमजोरी के साथ देखने को मिली। शेयर में गिरावट आई है मॉर्गन स्टैनली की ओर से आए डाउनग्रेड की वजह से। मॉर्गन स्टैनली ने शेयर की रेटिंग ओवरवेट से घटाकर इक्वल वेट कर दी है और शेयर का लक्ष्य 425 रुपए पर निर्धारित किया है। मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि कंपनी अपने ROCE के लक्ष्य हासिल करने के लिए ट्रैक पर है, पर सारे पॉजिटिव शेयर में प्राइस्ड इन है, यानी कि सारे पॉजिटिव शेयर में पहले से ही डिस्काउंटेड हैं। तीसरी खबर, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE के शेयर में सोमवार को 10% से ज्यादा का उछाल दर्ज किया गया। इंट्राडे में शेयर ने 675 रुपए तक का उछाल भी दर्ज किया था। हालांकि क्लोजिंग 668 रुपए पर हुई है, यानी कि करीब 9.25% के उछाल के साथ। शेयर में जोश के पीछे वजह है कारोबारी सत्र के दौरान आई बाईबैक से जुड़ी खबर। NSE को दी गई जानकारी के मुताबिक BSE की बोर्ड की 6 जुलाई को बोर्ड बैठक होने वाली है, जिसमें बायबैक के ऊपर विचार किया जाएगा। इस बायबैक के प्रस्ताव को लेकर बाकी जानकारियां अभी साझा नहीं की गई हैं। अगर बोर्ड ने मंजूरी दी तो BSE की ओर से 4 साल में ये पहली बार शेयरों का बायबैक होगा, क्योंकि इससे पहले 2019 में BSE ने 680 रुपए के भाव पर टेंडर रूट के जरिए शेयरों को वापस खरीदा था। इस बायबैक पर कुल 460 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, जिसके जरिए BSE ने 67,64,000 शेयरों का बायबैक किया था। ये नहीं, 2022 में BSE ने 2:1 के बोनस इशू की भी घोषणा की थी, यानी कि हर एक शेयर पर 2 बोनस इशू शेयर जारी किए गए थे। चौथी खबर, देश की सबसे बड़ी सीमेंट उत्पादक कंपनी अल्ट्राटेक सीमेंट के शेयर में सोमवार को 2.5% तक का उछाल देखने को मिला। दिन के दौरान शेयर ने 8,499 रुपए का हाई छुआ था, जो कि शेयर का रिकॉर्ड उच्चतम स्तर है। दरअसल कंपनी ने जून तिमाही में कारोबार का अपडेट जारी किया है, जिसमें सीमेंट की मांग मजबूत नजर आ रही है। जून तिमाही में कंपनी की कंसोलिडेटेड बिक्री साल दर साल 20% बढ़कर 29.96 मिलियन टन रही है। कंपनी की भारत की बिक्री 20% बढ़कर 29 मिलियन टन के आसपास रही है। वित्त वर्ष 2024 की पहली तिमाही में कंपनी का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन लगभग
90% रहा है, यानी कि कंपनी की कुल क्षमता में से 90% का इस्तेमाल हो रहा है। सिटी ने इस शेयर पर 9,050 रुपये के लक्ष्य के साथ खरीदारी करने की सलाह दी है। वहीं एक्सिस सिक्योरिटीज ने भी खरीदारी के राय साथ कवरेज शुरू की है और शेयर पर 9,350 रुपये का लक्ष्य निर्धारित किया है। पांचवी खबर, मझगांव डॉक के शेयर में 3 जुलाई सोमवार को 7.25% तक का उछाल देखने को मिला। दिन के दौरान शेयर ने 1342 रुपये की रिकॉर्ड ऊंचाई को भी छुआ था। वैसे इस कंपनी का 3 साल से कम का ही लिस्टिंग इतिहास है। हालांकि ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली हावी हो गई और शेयर केवल 3.25% की मजबूती के साथ बंद हुआ। मझगांव डॉक ने भारतीय नौसेना के साथ 2,725 करोड़ रुपए के ऑर्डर के लिए करार किया है। ये करार INS शंकुश नाम की पनडुब्बी की रिस्टोरेशन यानी मुरम्मत से जुड़ा है। मरम्मत के बाद कंपनी को इस पनडुब्बी को 2026 तक डिलीवरी करनी है। इस कंपनी की ऑर्डर बुक काफ़ी मजबूत है। फिलहाल देखें तो ये 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास है, जो कि कंपनी की वित्त वर्ष 2023 की सालाना आय से भी देखें तो करीब 10 गुना से भी ज़्यादा है। चलिए, तो कॉर्पोरेट सेंट्रल में आज के लिए बस इतना ही। वक्त है शो को यहीं पे समेटने का, लेकिन इससे पहले कि हम आपसे विदा लें, कुछ ऐसे खास अहम इवेंट्स और ट्रिगर्स जो कि बाजार पर खास तौर पर असर डाल सकते हैं, उनके ऊपर चर्चा करते हैं। सबसे पहले 3 जुलाई के ग्लोबल ट्रिगर्स की बात करें तो यूएस के बाजार केवल आधे दिन के लिए खुले हैं, क्योंकि यूएस का जो इंडिपेंडेंस डे है उसके मौके पर बाजार आधे दिन के लिए ही कारोबार करेंगे। साथ ही यूएस का जो जून का मैन्युफैक्चरिंग PMI आया है उसका असर भी मार्केट्स पर देखना काफ़ी अहम होगा। 4 जुलाई की जहाँ तक बात है तो IPO मार्केट में काफ़ी ज़्यादा हलचल देखने को मिलेगी। HMA एग्रो के IPO की लिस्टिंग होने वाली, जिसका इशू प्राइस 585 रुपये तय किया गया है। इशू को कुछ खास रिस्पांस नहीं देखने को मिला था। ये इशू केवल 1.62 गुना ही सब्सक्राइब हुआ था। कैसा रिस्पांस मिलता है लिस्टिंग पर, क्या भाव आते हैं, ये देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। एक IPO जो कि खुला हुआ है PKH वेंचर्स का, उसका तीसरा दिन है। दूसरे दिन 5 बजे तक केवल 30% के आसपास ही भरा है। कैसा रिस्पांस मिलता है, आखिरी दिन कितना सब्सक्रिप्शन आता है, देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। 140 से 148 रुपये प्रति शेयर इसका प्राइस बैंड तय किया गया था। एक और IPO है सेनको गोल्ड, इसका आगाज होगा, ये 4 जुलाई से ही खुलेगा। इसका प्राइस बैंड है 301 रुपये से लेकर 317 रुपये प्रति शेयर। 6 जुलाई तक ये IPO खुला रहेगा, तो आप अपनी बोलियां इसमें जमा कर सकते हैं। 4 जुलाई की जहाँ तक बात है तो कांसाई नेरोलैक, इसके शेयर में एक एडजस्टमेंट देखने को मिलेगा। 1:2 के बोनस इशू की इस कंपनी ने घोषणा की थी, उसकी एक्स डेट है, यानी कि उसका जो एडजस्टमेंट है वो इस शेयर में देखने को मिलेगा। 2 शेयरों के बदले में 1 शेयर इस कंपनी ने जारी किया था बोनस के रूप में। उसका जो इम्पैक्ट है वो कांसाई नेरोलैक के शेयर पर देखने को मिलेगा। ग्लोबल ट्रिगर्स की जहाँ तक बात है तो 3 तारीख को यूएस के बाजार केवल आधे दिन के लिए खुले थे, लेकिन 4 तारीख को पूरी तरह से बंद रहेंगे, यानी कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर यूएस के बाजारों में छुट्टी है। तो कोई खास बड़े नेगेटिव या पॉजिटिव क्यूज पूरी दुनिया भर के मार्केट्स के लिए नहीं आने की संभावना है। तो कॉर्पोरेट सेंट्रल के आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा और इससे आपको कॉर्पोरेट जगत के बारे में और कुछ दमदार एक्शन वाले शेयरों के बारे में भी जानकारी मिली होगी। तो मंगलवार 4 जुलाई को आपसे फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए कॉर्पोरेट डेवलपमेंट्स के साथ। तब तक आप देखते रहिए मनी 9। नमस्कार, शुभ रात्रि।